हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी आज ये फर्स्ट वीडियो है और आज से हम लोग इकोनॉमिक्स की डेली स्टडी किया करेंगे। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाती रहूं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना ताकि मैं अपना लेवल अपग्रेड करती रहूं। आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स से शुरू करेंगे, जिसका पहला टॉपिक है डिपेंडेंसी थ्योरी। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका बैकग्राउंड, उसकी कंडीशंस, एवरीथिंग अबाउट इट। तो हम शुरू करते हैं। तो डिपेंडेंसी थ्योरी कैसे आई थी? तो बहुत सारी थ्योरीज थी डेवलपमेंट की जो कि आई, और उनके रिएक्शन में एक थ्योरी आई जिसका नाम था डिपेंडेंसी थ्योरी। तो ये थ्योरी आई थी एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, जो कि 1960s और 70s में मेनली फेमस हुई थी। पर डिपेंडेंसी थ्योरी 1950 में इवॉल्व कर गई थी। इसमें बहुत सारे मेन कैरेक्टर्स थे जो कि इन्वॉल्व थे, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, प्रेबिश, सिंगर, मिड्राल, फ्रैंक भी था। बहुत सारे लोगों ने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया। ये थ्योरी मेनली ये कहती थी कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो पुअर स्टेट्स से निकल के डेवलप्ड नेशंस की तरफ फ्लो करते हैं। तो हमेशा क्या होता है, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो हमारे पुअर नेशन से निकल के वेल्दी नेशंस की तरफ जाते हैं। लेकिन ऐसा हुआ कि ये थ्योरी बोलती थी कि जो पुरानी थ्योरीज जितनी भी आई हुई हैं या डेवलप्ड हो चुकी हैं, जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं, वो सारे नेशंस भी तो इन्हीं सब चीज़ों से, इन्हीं सब स्टेजेस से निकल के गए होंगे। तो उन लोगों को भी तो आप अंडर डेवलप्ड नेशंस की हेल्प करनी चाहिए, इन द वे ऑफ इन्वेस्टमेंट या टेक्नोलॉजी, किसी भी तरीके की हेल्प करनी चाहिए। लेकिन डिपेंडेंसी थ्योरी जो थी वो इस आइडिया को रिजेक्ट करती थी। वो क्या कहती थी? वो ये कहती थी कि ये थ्योरी किसी भी पुराने आइडिया पे बेस्ड नहीं है, उसके अपने खुद के फीचर्स हैं जिसकी वजह से ये अंडर डेवलप्ड रह जाते हैं नेशंस। उसके बाद हम लोग अलग अलग लोगों के व्यूज़ पढ़े हम लोगों ने इसमें, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा सिंगर और प्रेविश का व्यू, जो कि क्या कहते थे कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनका टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो लैक कर जाता है डेवलप्ड नेशंस के कंपैरिजन। ठीक है, तो उनका ये कहना था। उसके बाद एक टॉपिक आता है जिसमें हम लोगों ने लिखा सिंगर प्रेबिश थीसिस। अब ये क्या चीज़ थी? ये चीज़ थी कि हम लोग बोलते हैं कि अंडर डेवलप्ड नेशंस जो हैं वो बहुत कम रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करते हैं और बदले में देते उनको बहुत कुछ है। डेवलप्ड नेशंस को बहुत ज़्यादा हम लोग दे देते हैं और उसके बदले में उनसे लेते बहुत कम है। तो इस आइडिया को उन्होंने बोला था सिंगर प्रेविश थीसिस। उन्होंने कहा कि बहुत सारे एडवोकेट्स हैं जो डिपेंडेंसी थ्योरी से रिलेटेड हैं, जैसे थ्योरीज ऑफ स्मिथ है, रिकार्डो है, लेकिन कोई भी थ्योरी ड्यूलिस्टिक डिपेंडेंट स्ट्रक्चर के लिए सूटेबल नहीं है, चाहे वो ब्राज़ील में हो, इंडिया में हो या मैक्सिको में हो, कहीं पे भी ये थ्योरीज एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने आइडियाज ऑफ स्ट्रक्चरलिस्ट भी पढ़े। अब ये थ्योरीज बहुत सारे स्ट्रक्चरलिस्ट के आइडियाज़ पे बेस्ड थी, जैसे कि ये प्रेबिश ने कुछ आइडियाज़ दिए, जैसे कि सेंटर और पेरिफेरी के बेसिस पे थे। वो सेंटर को उन्होंने कॉज कहा था और पेरिफेरी को उन्होंने इफेक्ट कहा। उन्होंने बोला कि कोई भी इंटरनल फैक्टर जैसे कि करप्शन हो गया, अनप्रोडक्टिव लैंड हो गया, कुछ कोई भी चीज़ है वो अंडर डेवलपमेंट की को नहीं कॉज करती, बल्कि बाकी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अंडर डेवलपमेंट होती है। फिर हमने उसके बेसिक प्रीमाइसेस पढ़े कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मेन उनको पुअर रख रही हैं, अंडर डेवलप्ड रख रही है उन नेशंस को। तो हमने कहा पुअर नेशंस प्रोवाइड नेचुरल रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या था कि जितने भी हम पुअर नेशंस हैं, हम लोग क्या करते हैं, अंडर डेवलप्ड नेशंस वो नेचुरल रिसोर्सेज डेवलप्ड नेशंस को ईजिली प्रोवाइड कर रहे हैं। इस वजह से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। क्यों? क्योंकि हम उनको चीप लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं, रॉ मटीरियल्स वगैरह जो भी चाहिए उनको, हम उनको एक एक्सेसिबल कॉस्ट पे अवेलेबल करवा रहे हैं, जिसकी वजह से वो ग्रो कर पा रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो रहा है और रिच हो पा रहे हैं। देन डिपेंडेंसी बाय वीकर और वेल्दी नेशंस। डिपेंडेंसी बाय वेल्दी नेशंस में क्या है कि हम लोग डिपेंडेंट हैं वेल्दी नेशंस के ऊपर। वो इन टर्म्स ऑफ बैंक हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, मीडिया कंट्रोल, पॉलिटिक्स, हर तरीके से अंडर डेवलप्ड नेशंस जो है वो डेवलप्ड नेशंस के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए वो ब्लैक कर जाते हैं या अंडर डेवलप्ड रह जाते हैं। देन एक्टिव कंट्रोल बाय वेल्दी नेशंस।
एक्टिव कंट्रोल कैसे है कि वेल्दी नेशंस के पास हर एक चीज़ का कंट्रोल है, उनके पास कोई भी प्रॉब्लम आती है तो दे हैव अ कंट्रोल, दे हैव एन इंटीग्रेटेड इनटू दैट सिस्टम दैट दे कैन हैंडल इट। ठीक है, लेकिन अंडर डेवलप्ड के पास ऐसा सब नहीं होता, तो इसलिए वो लैक कर जाते हैं। देन वी हैव स्टडीड अबाउट द कंडीशंस ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी, जो कि क्या कहती है, हर एक चीज़ उनकी एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, चाहे वो एक्सपोर्टिंग फर्म्स हो या एक्सपोर्ट्स हो। जैसे कि वो कहते हैं कि एक्सपोर्टिंग फर्म्स जो हैं वो प्राइवेटली ओन्ड होती हैं, किससे, फॉरेनर्स से, या एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बहुत डोमिनेट करते हैं, तो बहुत कम फ्यू लोगों के हैंड्स में ही एक्सपोर्ट डोमिनेटेड है, और एक्सपोर्ट्स डोमिनेट द इकोनॉमी एंड इंपोर्ट्स आर लार्जर इन रिलेशन टू जीडीपी। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, उसमें हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो सेल्फ एक्टिवेटिंग नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट्स जो है वो नॉर्मली हम लोग री इन्वेस्ट नहीं कर पाते, और प्रोडक्शन जो है वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज की कंप्लीटली डिपेंडेंट है इंपोर्टेड इनपुट्स के ऊपर। अब हम इस टॉपिक में डिपेंडेंसी थ्योरी में दो अप्रोचेस की बात करिए। पहली अप्रोच है मार्क्सियन अप्रोच और दूसरी अप्रोच है स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। पहले हम मार्क्सियन थ्योरी की तरफ बात करेंगे। मार्क्सियन थ्योरी क्या कहती है? मार्क्सियन थ्योरी में मेनली जो वर्क है वो बैरन, स्विजी और फ्रैंक ने किया था। ये थ्योरी बैरन ने डेवलप की थी 1957 में। बैरन ने अपने आइडिया थ्योरी बहुत सारी पुरानी थ्योरीज के ऊपर बेस्ड है जो कि इम्पेरियलिज्म के ऊपर बात करती थी। मार्क्स बिलीव करता था कि कैपिटलिज्म जो है वो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की वजह से होता है, और क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के फर्दर दो इफेक्ट्स हैं जिसको हम डिस्ट्रक्शन और रीजनरेशन बोलते हैं। उन्होंने बोला कि पैनल ने बहुत कोशिश करी बट उनको मिला सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में, डिस्ट्रक्शन साइड के बारे में उनको बहुत डाटा मिला, लेकिन रीजनरेशन के ऊपर उनको कुछ भी नहीं मिल पाया। फिर उन्होंने कहा कि बैरन के क्या आइडियाज़ थे। बैरन हमेशा बात करता था कि इकोनॉमिक सरप्लस होता है, जिन जिन इकोनॉमी में वही ग्रो कर पाती हैं और उसी की वजह से ग्रोथ होती है। वो कहते थे कि इकोनॉमिक सरप्लस क्या है, जो आप दोबारा री इन्वेस्ट कर सकते हो जिससे कि आपकी ग्रोथ होगी। दैट इज द सरप्लस, दैट इज द रेसिड्यू फ्रॉम द टोटल सोसाइटीज इनकम आफ्टर मीटिंग देयर बेसिक नीड्स। फिर हम लोगों ने कहा कि इतनी बुरी कंडीशन होती कैसे थी, क्यों ऐसी लाइफ क्या थी अंडर डेवलप्ड नेशंस में। लाइफ क्या थी, बहुत ज़्यादा मिजरी थी, कोई भी घर नहीं थे, लोगों के पास खाना नहीं था, मतलब हर एक तरीके से दे वर लिविंग अ वेरी मिजरेबल लाइफ। दे लॉस्ट देयर होम्स, नो मॉडर्न इंडस्ट्री, नो लाइवलीहुड, आर्ट, क्राफ्ट, नथिंग वाज देयर। तो बैरन इसको कंक्लूड करते हैं और बोलते हैं कि वहाँ पे क्या था, प्रॉफिट मार्जिन्स फॉल कर जाते थे। क्यों फॉल करते थे? क्योंकि वर्कर्स जो है वो बहुत ज़्यादा हाई डिमांड करते थे वेजेस के लिए। और फॉरेन कैपिटल से क्या रिलेटेड है कि फॉरेन कैपिटल टारगेट हो जाती थी, क्योंकि यही एक इनकम का सोर्स थी, रेवेन्यू का सोर्स सिर्फ और सिर्फ फॉरेन कैपिटल ही थी। इसलिए बैरन कहते हैं कि पॉलिटिकल रेवोल्यूशन इज नेसेसरी टू ब्रेक दिस पैटर्न, तभी कुछ ग्रोथ हो सकती है। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे, वो है स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी। स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी क्या कहती है? इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्टेग्नेशन के ऊपर बात करी थी। इन्होंने कहा कि जो डिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं वो स्टेगनेंट नहीं होती, रादर वो इवॉल्व करती रहती हैं, लेकिन वो इवॉल्व करते हैं 3 स्टेजेस में। कौन कौन सी 3 स्टेजेस हैं? एग्रो एक्सपोर्ट स्टेज, डेवलपमेंटलिस्ट अलायंसेस एंड कॉरपोरेटिस्ट रिजाइन। उन्होंने क्या कहा, एग्रो एक्सपोर्ट स्टेज कौन सी स्टेज है? ये बहुत इनिशियल स्टेज है, जहाँ पे कॉलोनियल पीरियड की स्टेज है, जहाँ पे पेटी वर्कर्स, आर्टिशियंस या पीजेंट्स जैसे लोग काम करेंगे। और जब भी ये लोग काम करेंगे तो एवरीबडी नोज कि वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ में या कौन कौन से सेक्टर्स में वर्क कर रहे होंगे, वो मेटल्स या मिनरल्स रिलेटेड सेक्टर्स में काम कर रहे होंगे। फिर हमने पढ़ा डेवलपमेंटलिस्ट अलायंसेस। उसमें क्या आएगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज थी उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखा थ्रू ISI, एंड इस स्टेज को हम लोगों ने क्या देखा, न्यू सोशल एक्यूमुलेशन यहाँ पे आने लगी। फिर हमारे पास आई थर्ड स्टेज जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेटिस्ट रिजाइन। इस स्टेज में क्या हुआ, इस स्टेज में डेमोक्रेटिक यूनिवर्सिटीज़ बनने लगी, बहुत ज़्यादा स्टेट बजट था उसमें ड्रास्टिक कट्स आए, और साथ ही स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट बनती चली गई ग्रोथ के लिए। तो हम लोग बोलते हैं कि स्ट्रक्चरिस्ट के हिसाब से कभी भी कॉन्टिनेंट स्टेग्नेशन नहीं होती, और लेस डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो उनको हम लोगों को पावरलेस नहीं समझना चाहिए,
उनके पास पावर होती है, वो भी ग्रोथ कर सकते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ होती भी है उनमें। फिर हम लास्ट में बात करेंगे क्रिटिसिज्म की। क्रिटिसिज्म क्यों इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया? इस थ्योरी को इसलिए क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि एक इनकम्प्लीट थ्योरी बोली गई। इनकम्प्लीट थ्योरी कैसे हुई? क्योंकि जो कंट्रीज पेरीफेरी में हैं वो तो स्टेग्नेशन की तरफ है ही नहीं, वो तो इनकम्प्लीट, इसलिए इस थ्योरी को इनकम्प्लीट और इनएक्यूरेट थ्योरी बोला गया। फिर लॉस्ट वैलिडिटी। व्हाई डिड दिस थ्योरी लॉस्ट इट्स वैलिडिटी? क्योंकि जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी इंडिया की या ईस्ट एशियन इकोनॉमीज की, तो इस थ्योरी का कोई मतलब बचा ही नहीं था, तो इसलिए दिस थ्योरी लॉस्ट इट्स वैलिडिटी। देन नो रेलेवेंस टू सेमी पेरिफेरल कंट्रीज। अब ऐसा हुआ कि हर एक मतलब बहुत सारे नेशंस ऐसे थे जो ना पेरीफेरी में आते हैं ना सेंटर में आते हैं, तो उन इकोनॉमीज की तो बात यहाँ पे हुई नहीं है, तो इसलिए इस थ्योरी का कोई मतलब बचा नहीं। देन चेंज स्ट्रक्चर। पेरीफेरी डू चेंज द स्ट्रक्चर एज मेनी कंट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन देम एंड दे गेट द ग्रोथ। तो अगर हम ऐसा है तो ग्रोथ होती है, बट इन्होंने कहा नहीं होती। सो इस रीजंस की वजह से ये थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। एंड आपको इसके बाद कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए आप प्लीज़ वो भी कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।